हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टॉक बाज़ार में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तेगा इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का मार्केट लगातार जारी है और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोस्तों, अभी रिसेंटली बहुत सारे आईपीओ आके गए जिन्होंने आपका पैसा 3 गुना तक किया है। दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि ये कंपनी भी आपका पैसा 3 गुना करेगी दोस्तों, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि अगर बाज़ार ठीक ठाक चलता रहा ऐसे ही तो शायद ये आपका पैसा 2 गुना तो डेफिनेटली करेगी कंपनी। दोस्तों, अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कंपनी की बेसिक डिटेल के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1976 में। दोस्तों, ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है किसके अंदर। तो दोस्तों, ये कंपनी माइनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर आप किसी माइनिंग यानी खदान के अंदर जाते हो और वहाँ से खुदाई करके कुछ पत्थर लेके आते हो और दोस्तों उस पत्थर को लेके आने के बाद उसको आपको प्रोसेस करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो मशीनरी लगती है, तो दोस्तों ये वही कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी के साथ साथ उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है दोस्तों, तो ये भी वही कंपनी है जो अपने पार्ट्स खुद बनाती है। तो दोस्तों, इस कंपनी की यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, अभी मुझे आप लोग एक बात बताओ कि अगर ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं बनाएंगी तो फिर कॉपर या गोल्ड का काम हो ही नहीं पाएगा और इससे बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, ये कंपनी 55 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है। इस कंपनी की 6 मैन्युफैक्चर यूनिट्स है, उसमें से 3 इंडिया के अंदर है और 3 फॉरेन के अंदर है। दोस्तों, इस कंपनी का 86% का रेवेन्यू जो आता है वो फॉरेन से आता है, यानी फॉरेन से जनरेट होता है। कंपनी का प्रेजेंस मोर देन 70 कंट्रीज़ के अंदर है। तो दोस्तों, ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट की डिमांड डेफिनेटली भविष्य में बढ़ने वाली है और उसी के साथ साथ इस कंपनी का एक्सपोर्ट ज़्यादा है। ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी दोस्तों, कंपनी के कस्टमर्स कौन है उन इसके बारे में जानना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इस कंपनी के कस्टमर्स में हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, यूरेनियम, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, बिरला, एनएमपीसी, सेल और उसी के साथ साथ जितने भी स्टील बनाने वाली कंपनी है जो इस कंपनी के कस्टमर है। दोस्तों, अभी कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यानी कि कंपनी की ताकत क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। उसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों, चलिए कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पॉलीमर बेस मिल लाइनर्स। यहाँ पे आप एक शब्द गौर कर लेना दोस्तों, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स, यानी कि दोस्तों ये कोई कंपनी छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स कैटर टू आफ्टर मार्केट स्पेंड्स प्रोवाइडिंग रिकरिंग रेवेन्यूज़, यानी कि दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। उसी के साथ साथ इन हाउस R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों, ये कंपनी का ऐसा मानना है कि कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। ग्लोबल कस्टमर बेस एंड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स कैपेबिलिटीज़। तो दोस्तों, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इंडिया के बाहर भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा मार्केट है। उसी के साथ साथ कंसिस्टेंट मार्केट ग्रोथ एंड ऑपरेशनल इफ़िशियंसी, दोस्तों ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। उसी के साथ साथ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, तो दोस्तों ये बात तो हर कोई कंपनी कहती है। दोस्तों, किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले या किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, मदन मोहन मोहन का, उसी के साथ साथ मंजू मोहन का, उसी के साथ साथ मनीष मोहन का और
मेहुल मोहनका एंड निहाल फाइशल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनी प्रमोटर्स। अभी दोस्तों जो कंपनी का सबसे मेन पैरामीटर रहता है जिसे हमें देखना बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो रहते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। तो दोस्तों अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र मार लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 2019, 20 और 21 यानी 3 साल का पूरा डेटा दिया गया है। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 2019 में कंपनी के असेट थे 790 करोड़। दोस्तों यहाँ पे जो फिगर है वो इन मिलियंस में, उसे मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो दोस्तों मार्च 2019 में कंपनी के असेट थे 790 करोड़, और वही बढ़ के हो गए मार्च 2020 में 887 करोड़, और उसी के साथ साथ मार्च 21 में और बढ़ के हो गए 1018 करोड़। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। अभी कंपनी के रेवेन्यू भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मार्च 2019 में कंपनी के रेवेन्यू थे 643 करोड़, वही बढ़ के 2020 में हो गए 695 करोड़, और वही मार्च 21 में बढ़ के हो गए 856 करोड़। दोस्तों काफ़ी बढ़िया बात है। कंपनी के असीट और कंपनी के रेवेन्यू दर दर साल दर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन कंपनी बचाती कितना है, यानी प्रॉफिट कितना कमा पाते हैं। रेवेन्यू और असेट जनरेट होने से कुछ मतलब उतना नहीं, लेकिन कंपनी ने कुछ तो प्रॉफिट भी कमाना चाहिए। तो दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हो कि मार्च 2019 में कंपनी ने सिर्फ 32 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और दोस्तों मार्च 2020 में कंपनी ने लगभग 65 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, और उसी के साथ साथ कंपनी ने मार्च 2021 में 136 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। दोस्तों आपने एक बात गौर की होगी कि यहाँ पे आपको कोविड का इस कंपनी के ऊपर कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों ये सब बातें हो गई, अभी कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है इसके बारे में भी देखना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर आर टू अचीव द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। दोस्तों यहाँ पे कंपनी आईपीओ लाने का मतलब साफ साफ ऐसा है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर्स है वो पूरा के पूरा ऑफर फॉर सेल, यानी जो भी उनकी होल्डिंग है वो सब बेच के निकलने वाले हैं। तो दोस्तों ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों अभी इस कंपनी के कुछ डिटेल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये आईपीओ 1 दिसंबर यानी आज ही से शुरू हुआ है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा देरी से आया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों ये आईपीओ क्लोज होने वाला है 3 दिसंबर को, और उसी के साथ साथ इसका जो इशू टाइप रहेगा वो रहेगा बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहेगा, यानी 2 प्राइस में आईपीओ की प्राइस रहेगी। दोस्तों उसी के साथ साथ इसका जो फेस वैल्यू रहेगा पर शेयर का वो 10 रुपये का रहेगा, यानी भविष्य में ये शेयर स्प्लिट भी हो सकता है। दोस्तों इस आईपीओ का जो प्राइस रहेगा वो 443 रुपये से लेकर 453 रुपया पर शेयर रहेगा। उसी के साथ साथ इसका जो मार्केट लॉट रहेगा वो 33 शेयर्स का रहेगा, और आपको जो मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर लगानी पड़ेगी वो 33 शेयर्स की लगानी पड़ेगी। दोस्तों इसका जो लिस्टिंग होगा वो बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर होगा, और उसी के साथ साथ आईपीओ का जो मतलब इशू साइज़ रहेगा वो रहेगा 619 करोड़, और इसमें से जो ऑफ़र सेल रहेगा वो 619, यानी कंपनी पूरा के पूरा ऑफ़र फॉर सेल ला रहे। तो दोस्तों यही एक पॉइंट मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। दोस्तों इस पॉइंट से आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। दोस्तों इसका ग्रे मार्केट पर दमदार प्रीमियम चल रहा है। तो दोस्तों ऐसा सच कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों अभी इस आईपीओ का टेंटेटिव टाइम टेबल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये आईपीओ ओपन होगा 1 दिसंबर को, उसी के साथ साथ क्लोज़ होगा 3 दिसंबर को, यानी 3 दिन ही चलेगा बेसिकली जैसे होता है। उसी के साथ साथ इसका जो अलॉटमेंट डेट रहेगा वो रहेगा 8 दिसंबर, और अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो आपको आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा 9 दिसंबर को। उसी के साथ साथ अगर आपको आईपीओ लगता है
तो आपके डीमैट अकाउंट में उसके शेयर्स आएंगे 10 दिसंबर को। और दोस्तों 13 दिसंबर से और एक नई कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अभी दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसके बारे में जानना हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग यहाँ से एक लॉट से लेकर 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे लॉट अगर आप एक अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 33 शेयर्स आएंगे और उसका अमाउंट रहेगा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रहेगा 14,949। उसी के साथ साथ अगर आप 13 लॉट्स अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 429 यानी 429 शेयर्स आएंगे और उसका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगा वो रहेगा 1,94,337। दोस्तों कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आईपीओ लाने से पहले 85.17 है और जो आईपीओ के बाद होगा वो होगा 79.17। दोस्तों आपको सेबी का रूल तो पता ही होगा। दोस्तों प्रमोटर्स का होल्डिंग 75% से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत ज़्यादा दिख रही है, यानी वापस ये कंपनी अपना एफपीएस भी ला सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपके मन में एक बात आ रही होगी कि इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों अभी कंपनी के हम लोग वैल्यूएशन देखेंगे और फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई हमें करना चाहिए या नहीं। अभी दोस्तों इस कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन्स देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग ईपीएस कंपनी का देखेंगे, पी रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्क यानी RONW, ROC, बीटा मार्जिन्स, कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 2019 में कंपनी का ईपीएस था 4.90 और वही फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़ के हो गया 9.84 और वही बढ़ के 2021 में हो गया 20.48। अब दोस्तों बात करेंगे इसके पीई रेशियो के बारे में। तो दोस्तों इसका पीई रेशियो है 2021 में 21.63। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है। और उसी के साथ साथ RONW भी देखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का RONW यानी रिटर्न ऑन नेटवर्क था 8.14 और वही बढ़ के हो गया फाइनेंशियल ईयर 2021 में 14.16 और वही 2021 में हो गया 22.23। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। अभी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखते हैं कंपनी का, यानी ROCE शॉर्टकट में। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का ROCE था 11.12 और वही बढ़ के हो गया फाइनेंशियल ईयर 2020 में 11.17 और वही 2021 में हो गया 24.76। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे ROCE लगभग पिछले साल से दुगना हो गए, दुगना से भी ज़्यादा भी बोल सकते हो। दोस्तों अभी कंपनी का ईबीटा मार्जिन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इसका कंपनी का ईबीटा मार्जिन था 2019 में 16.49 और वही बढ़ के हो गया 2020 में 16.85 और वही 2021 में हो गया 27.86। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार कैसे ग्रो कर रही है। अभी कंपनी के डेप्ट इक्विटी के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि 2019 में कंपनी का डेप्ट इक्विटी था 0.53 और वही 2020 में सेम ही रहा 0.53। और दोस्तों अभी आप देख सकते हो कंपनी का कमाल, 2021 में कंपनी का डेप्ट इक्विटी था वो बिल्कुल ही ना के बराबर। दोस्तों आप यहाँ पे कंपनी डेप्ट फ्री है ऐसे भी बोल सकते हो। 2021 में कंपनी का डेप्ट इक्विटी था 31। तो दोस्तों ये कंपनी के वैल्यूएशन भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये कंपनी जो अपना आईपीओ ला रही है वो काफ़ी चीप वैल्यूएशन पे ला रही है, यानी इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अभी दोस्तों उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो जानने के लिए बहुत सारे लोग ये वीडियो देखते हैं। दोस्तों अभी कंपनी के जीएमपी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज का डेट है
1 दिसंबर 2021। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि आज के डेट में कंपनी का जीएमपी लगभग चल रहा है 383 यानी 383। और दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड है वो है 453। दोस्तों अगर आप इस जीएमपी को परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो दोस्तों आज के डेट में लगभग इस कंपनी का जीएमपी 85% निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया जीएमपी है। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ को अप्लाई करें या ना करें इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के वैल्यूएशन और कंपनी का जीएमपी, ये सभी बातें मुझे अच्छी लग रही है। तो दोस्तों डेफिनेटली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। अब दोस्तों बात आती है लॉन्ग टर्म की। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में जाने के लिए मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि दोस्तों कंपनी के 1-2 क्वार्टर के या 3 क्वार्टर के आप रिज़ल्ट देखो, और उसके बाद अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म में भी जा सकते हो। फ़िलहाल लॉन्ग टर्म में जाने की कोई सलाह नहीं है। दोस्तों ये जो वीडियो था वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। दोस्तों इस वीडियो के ज़रिए कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों आपका होने वाला कोई भी प्रॉफिट या लॉस उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। दोस्तों आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। थैंक यू।